हेलो स्टूडेंट्स, विजन आईएएस टी प्रयागराज में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के विभिन्न वर्षों में साइंस टेक्नोलॉजी के आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में अन्य विशेषज्ञ भी इसी सीरीज़ में अन्य क्वेश्चन पेपर्स को भी हल करेंगे। जैसे मैंने एक लाइव वीडियो आप लोगों के लिए फीड किया था कि बहुत ही शीघ्र एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी आदि को लेकर के लाइव क्लासेस हम लोग स्ट्रीम करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। उसके ऊपर कार्य चल रहा है और बहुत ही शीघ्र इसके संबंध में आप लोगों को अगली सूचना भी मिल जाएगी। तो ऐसे लोग जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लाइव क्लासेस के संदर्भ में जब हम कोई नई न्यूज़ फीड दें तो ऐसा ना हो कि आपको उसके बारे में जानकारी न मिले। इस क्वेश्चन पेपर में पीसीएस 2015 का जो पेपर है, आपको पहले से ही मालूम है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 में एक बार क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद पुनर्परीक्षा हुई थी। तो ये प्रारंभिक परीक्षा पहले वाला है, प्री वाला जो पहला वाला पेपर है। पुनर्परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे। जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर बाद में डिस्कस करेंगे। जो ओरिजिनल पेपर पहले आया था उसके बारे में, जो साइंस के क्वेश्चन उसको हम लोग हल करेंगे। साइंस स्ट्रीम में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 से प्रारंभ हुए हैं। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 19 से चर्चा प्रारंभ करेंगे। 19वें क्वेश्चन से ही हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो 19वां क्वेश्चन जो है वो फेरोमोन्स के संबंध में है कि फेरोमोन्स का सामान्यतः उत्पादन किया जाता है। देखिए, फेरोमोन्स पहली चीज़ तो ये ऐसे केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं। बायोकेमिकल्स ऐसे सभी केमिकल्स जिनका उत्पादन आपके शरीर के द्वारा किया जाता है, जीवधारियों के शरीर के द्वारा जिन केमिकल्स का शरीर में उत्पादन किया जाता है उस सब के सब बायोकेमिकल्स हैं। फेरोमोन्स भी बायोकेमिकल्स हैं और विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के द्वारा फेरोमोन्स को उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर दिए गए विकल्प में सांप द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा, कीट द्वारा जो विकल्प है वो सही है। कीट फेरोमोन्स को उत्पादन करते हैं और ये केमिकल सिग्नेचर होते हैं, केमिकल सिग्नल होते हैं। विभिन्न प्रकार की कीट प्रजातियां फेरोमोन्स का उत्पादन करते हुए अपने निश्चित सूचनाएं जो है अपने साथियों तक प्रेषित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो 20वां क्वेश्चन है वो दो प्रकार की सूचियां हैं, उनको सही उत्तर का चयन करना है, उसका सुमेल करवाना है। तो खनिज पदार्थ जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो समाप्त योग्य होते हैं, यानी पेरिशेबल है। आप यूज़ करोगे अंततः वो खत्म हो जाएंगे। सौर ऊर्जा जो होती है वो असमाप्त होने योग्य, कभी भी खत्म नहीं होगी। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है और वन आरोपण जो है वर्षा में सहयोगी होता है। तो ऐसी स्थिति में ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ए विकल्प इसमें सही विकल्प है, जैसा आप देख भी रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति और खाद दोनों दे सकता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है, बायोगैस, जो कि खाद और शक्ति दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र से बायोगैस निकलती है और जो काउडंग है, जो गोबर है, जब बायोगैस उससे निकल जाती है जो चीज़ बचती है उसको स्लरी कहते हैं, बायोगैस स्लरी कहते हैं, और उसका खेत में खाद के रूप में सीधे उपयोग किया जा सकता है। 21वें क्वेश्चन के बाद जो 22वां क्वेश्चन है वो सुमेलन के ऊपर है। ऊन कौन सुमेलित नहीं? ऊन एक प्रोटीन है, आप पहले से जानते हैं, हमने पहले भी कभी चर्चा की थी कि जंतुओं के शरीर से निकलने वाले समस्त रेशे प्रोटीन होते हैं, तो ऊन एक प्रोटीन है, सही बात है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ये भी सही है। एक नेचुरल जो है आइसोमर है, एक प्राकृतिक बहुलक है, एक नेचुरल आइसोमर है। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है। अभी इससे पहले हम लोगों ने फुलरीन आदि की कई बार चर्चा की थी और फुलरीन को हमने जब इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे तो उसमें हमने आपसे कहा था कि फुलरीन जो है न केवल एक कार्बन नैनो पदार्थ है बल्कि वो एक कार्बन का अपरूप भी है। तो अगर आपने पीछे क्वेश्चंस देखे होंगे तो जब उन्होंने फुलरीन को कार्बन नैनो पदार्थ के रूप में चर्चा की थी तो हमने कहा था वो कार्बन का अपरूप भी है। यहाँ देखिए वही कार्बन के अपरूप वाले भाग पर क्वेश्चन आए हैं। हाँ, ये मैन मेड जो है अपरूप है, ये मैन मेड एलोट्रॉप है, ये कार्बन का मैन मेड एलोट्रॉप है, प्राकृतिक नहीं। कार्बन का जो प्राकृतिक एलोट्रॉप है, कार्बन के जो प्राकृतिक अपरूप है उसमें हीरा और ग्रेफाइट आता है। तो दिए गए विकल्प में बी, रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयॉन जो है ये आप कह सकते हैं ये जो है वो मनुष्य निर्मित है और इसको कपास से प्राप्त किया जाता है, स्टार्च से प्राप्त नहीं किया जाता है।
जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही हिट क्वेश्चन है, कमीशन में कई बार आ चुका है। और आवासीय विनाश जो है इसका सही उत्तर है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी आवासीय विनाश के कारण जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही, कम हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। क्यों इंग्लैंड में ये जो बॉटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वो स्थित है। अगर ये क्वेश्चन भारत के संदर्भ में पूछा होता कि इंडिया में कौन सा बॉटेनिकल गार्डन सबसे ज़्यादा बड़ा स्थित है, सबसे बड़ा जो बॉटेनिकल गार्डन है वो इंडिया में कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं कि कलकत्ता का जो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है वो भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। तो इस कंटेक्चुअल क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारतीय वनस्पतिक उद्यान, भारत का जो सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है वो कलकत्ता में, और दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है क्यू इंग्लैंड में उपस्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन कारण होने वाली बीमारियों की संख्या है। WHO ने एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2008 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें उसने कहा था कि क्लाइमेटिक चेंज के कारण जो है विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और ऐसी बीमारियों की संख्या उसके द्वारा 15 बताई गई थी। तो 25वें क्वेश्चन का बी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल क्रॉप है? बायोडीजल फसल है। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जेट्रोफा, या जिसको हिंदी में रतन जोत कहते हैं, रतन जोत या जेट्रोफा, ये इंडियन बायोडीजल प्लांट कहलाता है। चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। ये जो आप कह सकते हैं उत्तराखंड में पादप संरक्षण से जो है वो संबंधित योजना है। तो चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है और ये पादप संरक्षण से जो वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए आप, ये 3-4 साल के मतलब जो 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर हम लोग हल कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन कम से कम 3 बार आ चुका है। 1972 सी विकल्प इसका सही विकल्प है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन रिपीटिशन होने की टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है। तो आप में से जो लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो याद रखिएगा, आए हुए क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप कंटेंडर हैं, अगर आप फाइटर हैं, अगर आप जो हैं एस्पिरेंट हैं पीसीएस परीक्षा के और आईएएस परीक्षा के भी, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अक्सर सीनियर कैंडिडेट्स का इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो पूर्वकालीन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं करते हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो गए, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, अगर आप उसको गलत कर रहे हैं तो ये ह्यूमन एरर नहीं है, ब्लंडर है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं जरूर हल किए। आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम क्यों हल करवा रहे हैं? हम चाहते हैं तो साइंस के नए क्वेश्चंस को भी हम आपसे हल कर लेते हैं, लेकिन जब पुराने क्वेश्चन एग्जॉस्ट कर लें, पुराने क्वेश्चंस को पूरा तैयार कर लें, कम से कम 20 से 25% तो क्वेश्चन जो है 20 से 25% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। बहरहाल 30वां क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पश्चिमी घाट इसका सही विकल्प है। जो वेस्टर्न घाट है वो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे रिच क्षेत्र है। 31, 32, 33, 34 4 क्वेश्चन और इस सीरीज में अभी। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि और औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो बायोडाइवर्सिटी भोजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, औषधि के लिए भी इम्पोर्टेंट है, औद्योगिक उपयोग में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ बायोडाइवर्सिटी देखिए पेरिश कर रही है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के निर्वहन यानी इकोसिस्टम की साइकिल के बने रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के विभिन्न जो पक्षकार हैं उनके बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी होती है और ये जो इंटरडिपेंडेंसी है ये पारिस्थितिक तंत्र के निर्वहन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन और फर्न। लाइकेन की हम लोगों ने चर्चा किया था। लाइकेन वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन का एक जो है संकेतक पौधा माना जाता है। मतलब अगर एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो ऐसा पाया जाता है कि लाइकेन प्रजाति नष्ट होती है, और एयर पोल्यूशन में भी सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। तो यहाँ उसने कहा है कौन से प्रदूषक संकेत पौधा है। बाद में वायु प्रदूषण करके क्वेश्चन पूछ सकता है या क्वेश्चन कर सकता है कि लाइकेन निम्न में से किस गैस के लिए बहुत ही संवेदनशील है? सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के लिए संवेदनशील है। फिर अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो अब पेट्रोलियम, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल, ये अभी पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। सोलर सेल जो है ये निर्विवाद रूप से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नॉक्सियस प्रोडक्ट, कोई भी जो है आप कह सकते हैं घातक विषाक्त पदार्थ इससे नहीं बनते। वन उत्पाद यानी अगर आप कोयले आदि का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, सो पेट्रोलियम उत्पाद के दहन से होगा। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा यदि आप प्राप्त करते हैं तो रेडिएशन का खतरा सदैव बना रह सकता है। 34वां क्वेश्चन से आगे जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, तो ज्योग्राफी वाले सर जब क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे आगे तो इन सभी क्वेश्चंस को वो आसानी से उतारेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एक ऐसी फील्ड है जो साइंस और ज्योग्राफी दोनों के टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर दे रहे हैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ वगैरह में जो साइंस से रिलेटेड हैं। बाकी ऐसे सेगमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ आदि के जो ज्योग्राफी संबंधित है उनको हम स्केप कर रहे हैं। सर आगे जब इसको हल करवाएंगे, ज्योग्राफी वाले सर आप लोगों से परिचित हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में सारे क्वेश्चंस को उठा लेंगे, उनको हल करवा देंगे। इसके बाद 94th क्वेश्चन जो है साइंस का जो अगला क्वेश्चन है वो 94th नंबर पर जो है उपस्थित होते हुए दिखाई देता है, 94 नंबर पर। हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम क्वेश्चन की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हमको मालूम रहता है कि हमको अगला क्वेश्चन कहाँ से लिफ्ट करना है। निम्नलिखित गैसों में से किसको अभी हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था? देखिए इसमें सारिन गैस जो है इसको यूज़ किया गया था। ये एक नर्व गैस है और इससे पहले जापान में जो है कह सकते हैं इसका दुरुपयोग किया गया था। जापान में एक ओम कल्ट है, एक ओम संप्रदाय है, उसके द्वारा जो है जो भूमिगत रेलवे है उसमें सारिन गैस का प्रयोग किया गया था, जेनोसाइड के लिए, मानववध के लिए प्रयोग किया गया था। और उसके बाद फिर जो है कई साल बाद सीरिया में इसको जो है सीरिया के युद्ध में सारिन गैस को, जो एक नर्व गैस है, एक तंत्र को नष्ट करने वाली गैस है, उसका प्रयोग इसके बाद फिर सीरिया में किया गया। सारिन गैस डी विकल्प इसका सही विकल्प है। 94th क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। इसके बाद फिर 122 से लेकर के 145 तक के जो क्वेश्चन हैं वो साइंस डिसिप्लिन से आते हुए दिखाई देते हैं। तो 122वां क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, दांत, फ्लोराइड प्रदूषण जो है वो भोपाल गैस, त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो अम्ल वर्षा, कौन सा सही सुमेलित है? ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। आप जानते हैं कि जैसे जैसे ओजोन गैस की कमी आती जाती है, जिसे हम ओजोन रिक्तता कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं, तो घातक अल्ट्रावायलेट किरणों का इंसुलेशन बढ़ता है। घातक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी विकिरण हैं, उनका पृथ्वी पर आपतन बढ़ता है, जिससे चर्म कैंसर होने की संभावना होती है। 122वें विकल्प पर डी विकल्प जो है इस तरीके से सही सुमेलन में आ जाएगा। CFL के ऊपर से क्वेश्चन पूछा है कि CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ए विकल्प इसमें सही विकल्प है। निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्ट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार बैटरी में प्रयोग में आता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल जो है एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार बैटरी में यूज किया जाता है। क्वेश्चन यूपी में भी आया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है और लिथार्ज आदि की प्लेट बनती है, लेड ऑक्साइड की प्लेट बनती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह को उपयोगी बनाना। आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। जीवाणु को नष्ट करने का कार्य डब्ल्यूबीसी का है। रक्त अल्पता को रोकने के लिए जो है हीमोग्लोबिन नहीं, आयरन का विकल्प होना चाहिए था। और लौह को उपयोगी बनाने का जो कार्य होता है वो हीमोग्लोबिन का बिल्कुल भी नहीं। फिर ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी जब ज्योग्राफी वाले सर, हमने आपसे कहा था वो एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले सर आपसे इससे डिस्कस करेंगे। हालांकि एस चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी और सोलर मास के साथ वो ब्लैक होल को जोड़ा था, तो सी विकल्प इसका सही विकल्प होगा। लेकिन इसकी ज़्यादा अच्छी व्याख्या ज्योग्राफी वाले सर आपके साथ करेंगे। CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और ये गैस मेथेन और एथेन का मिक्सचर है। इसमें मेथेन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। कार के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों का उपयोग होता है। बैक जो है व्यू मिरर होता है, रियर व्यू फाइंडर होता है।
तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स जो मिरर हो उसका प्रयोग जो है रियर व्यू फाइंडर के रूप में कार में किया जाता है। कार या किसी भी वाहन में पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। 129वां क्वेश्चन जो साइंस डिसिप्लिन से है, 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 में आयोजित हुई थी। भाई 2015 का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बहरहाल अब देखेंगे तो मुंबई में 2015 में इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो कंडक्ट की गई थी। प्याज के छिलके को उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो देखिए प्याज में जो है सल्फेनिक एसिड जो है निकलता है। जब हम प्याज को काटते हैं तो प्याज में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके कारण सल्फेनिक एसिड निकलता है। बी विकल्प है, सल्फोनिक नहीं बोल रहा हूँ, सल्फेनिक बोल रहा हूँ। और सल्फेनिक एसिड जो होता है ये वोलेटाइल है, वाष्पशील है। वाष्पशील होने के कारण ये वायुमंडल में चला जाता है, वायु के माध्यम से आपकी आंख में आ जाता है और आंख में इससे चरचराहट उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसके कारण आंसू निकलते हैं। तो प्याज के छिलके निकलने पर आंसू आते हैं क्योंकि सल्फेनिक एसिड जैसा वोलेटाइल सब्सटेंस वाष्पशील यौगिक बाहर आ जाता है। ये चीज़ समझिएगा, अगर सल्फेनिक एसिड वोलेटाइल नहीं होता, अगर वाष्पशील नहीं होता तो प्याज को काटने से आंसू नहीं आते। कहने का मतलब है तब जैसे आप ये कहिए कि संतरा छीलते हैं तो आंख से आंसू नहीं आते, लेकिन संतरे के छिलके को आंख में दबा दीजिए और उससे जो तरल पदार्थ आंख में जाता है देखिए आंसू आ जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ वोलेटाइल होगी तब तो आंख में आंसू उतारेगी, जैसे आंसू गैस वोलेटाइल है। तो प्याज के छिलके प्याज को काटने पर सल्फेनिक एसिड निकलता है जो वोलेटाइल होता है, जो वाष्पशील होता है और उसी कारण आंख में आंसू आते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? नॉन स्टिक वेसल्स, नॉन स्टिक वेयर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। आजकल ऐसे बहुत सारे बर्तन बनाए जा रहे हैं जिनमें ऑयल का बहुत कम प्रयोग किया जाता है और खाना बनाते समय सब्जी आदि उस पर नहीं चिपकती। ये टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिक वेयर बनाने के लिए, टेफ्लॉन अमेरिका कंपनी डुपॉन्ट के द्वारा निर्मित किया जाता है और वर्ल्ड ओवर इसकी सप्लाई की जाती है। हम भी इसको डुपॉन्ट अमेरिका से प्राप्त करते हैं टेफ्लॉन को। और नॉन स्टिक बर्तन, ना चिपकने वाले बर्तनों यानी कढ़ाई वगैरह ना चिपकने वाली कढ़ाई आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन, जो मॉम मिशन के नाम से जाना जाता है, मंगल ऑर्बिटर मिशन, उसके संदर्भ में क्वेश्चन है कि भारत ने श्रीहरिकोटा से एक सफलतापूर्वक कब प्रक्षेपित किया था? करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। फिर एक www का पूर्ण रूप है, वर्ल्ड वाइड वेब को www कहा जाता है। अब याद रखिएगा www के बाद फिर www यानी यहाँ 3 W हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 133 इसमें देखिए W 3 बार टाइप है, तो अगर 3 बार टाइप होगा तो आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन अगर 4 बार W होगा तो वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। तो पहला W जो है वायरलेस हो जाएगा और आगे का वर्ल्ड वाइड वेब, तो वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब होगा। तो अगर 3 बार W पूछा www तो आगे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है www का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर अगला क्वेश्चन सुमेलन से संबंधित है कि आप मैच कीजिए, 2 कॉलम है, मैच कीजिए। विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, B1, ये 4 जो है विटामिन दे रखे हैं। रतौंधी, बेरी, रक्ताल्पता यानी एनीमिया और स्कर्वी। तो विटामिन सी स्कर्वी से कनेक्टेड है, यानी विटामिन सी कमी कारण स्कर्वी होता सही है। फॉलिक एसिड की कमी के कारण रक्ताल्पता यानी एनीमिया होती है। तो A का 4, B का 3। अगर आप केवल यही दोनों जान रहे हैं तो हल नहीं होगा क्योंकि A और C दोनों में यही विकल्प है। फिर विटामिन ए जो तीसरा क्वेश्चन है सी, ये रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस के लिए उत्तरदायी होता है। तो A का जो है आप देखिए विकल्प है 4, B का 3, C का 1। तो 4, 3, 1, 2 पहला विकल्प जो है ये सही होगा। और जो बेरी है विटामिन B1 की कमी कारण होता है। 134वें क्वेश्चन के बाद फिर साइंस का जो अगला क्वेश्चन है वो 135वां, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बढ़ता है, यानी एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर वृद्धि हो रही है तो किस गैस के कारण? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे बड़ा जो है कारण है। मानव निर्मित कारणों में अगर हम मानव निर्मित कारणों के साथ प्राकृतिक कारणों को जोड़ दें तो जलवाष्प तो सबसे बड़ा कारक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सिंगल लार्जेस्ट जो कारण है वो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, लेकिन वो मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित कारणों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो बी विकल्प इसका एकदम सही विकल्प है।
निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों, अस्थि माने हड्डियां यानी बोन्स, और दांत माने टीथ, आप जान ही रहे हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो हड्डियों यानी बोन्स और दांतों के जो टीथ हैं उनकी मजबूती और निर्माण के लिए आवश्यक नहीं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, तीन के तीनों हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है। आयोडीन हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, तीन के तीनों विकल्प इसमें सही है। आवश्यक नहीं है पूछा, आयोडीन आवश्यक नहीं है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हमने पहले भी कहा था, ये बहुत हिट क्वेश्चन है। सापेक्षिकता क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आइंस्टीन दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था कि आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए प्राइज नहीं मिला था, नोबेल प्राइज। उनको जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके सिद्धांत के लिए, उसकी खोज, उसके सिद्धांत की खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। श्वेत क्रांति संबंधित है, ज्योग्राफी वाले सर आप डिटेल से इसमें बात करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन के साथ ये जुड़ा हुआ है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि? तो देखिए, प्रेशर कुकर में हम भोजन पकाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो भोजन को पकने के लिए ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ जाती है, और जब ऊष्मा की ज़्यादा मात्रा भोजन की हो जाती है तो भोजन शीघ्रतापूर्वक पक जाता है। इसलिए 139वें का ए विकल्प सही विकल्प है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के दो समानांतर समतल दर्पणों को रखने पर कितने जो है वो प्रतिबिंब बनेंगे? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका उत्तर अनंत होगा। अगर दो पैरेलल मिरर हो, उसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके जो इमेजेस होंगे कितनी होती, इनफाइनाइट अथवा अनंत होते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? हमने आपसे पहले कहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स वाला भी टीचर और ज्योग्राफी वाला भी टीचर और साइंस वाला भी टीचर सभी इसको हल करवा देते हैं, और सभी ये क्लेम करते हैं कि उन्हीं की रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को अध्ययन सभी करवाते हैं। बहरहाल यहाँ पर दिए गए विकल्प में 141वें का सी विकल्प गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, ये एकदम सही विकल्प है। 141वें क्वेश्चन के बाद फिर 142वां क्वेश्चन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ निम्न में से क्या है? देखिए, इसमें ट्रांजिस्टर बनाने वाला एक ही पदार्थ सिलिकॉन दिया गया है। ये क्वेश्चन मतलब केवल ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है ऐसा नहीं है, जर्मेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिए गए विकल्प में केवल सिलिकॉन ही, और ये भी सही है कि सिलिकॉन ही जो है सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ भी है। तो 142वें क्वेश्चन का बी विकल्प एकदम सही विकल्प है। 143 और 144 फिर दो क्वेश्चन और हैं जो साइंस डिसिप्लिन संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक, कौन सा पॉलीमर बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो है, ये पॉलीकार्बोनेट से बच्चों के दूध की बोतल भी बनती है, ये भी सही बात है। ये भी सही बात है कि पॉलीकार्बोनेट का ही प्रयोग करते हुए बुलेट प्रूफ ग्लास बनती है। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों की दूध की बोतल जो है वो बुलेट प्रूफ हो जाएगी, उसको पहन लेंगे तो गोली नहीं लगेगी, लेकिन ये सही है कि पॉलीकार्बोनेट जो बच्चों की दूध की बोतल भी उससे बनती है, जो प्लास्टिक वाली आप देखते हैं, उसी पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हुए बुलेट प्रूफ ग्लासेस भी बनते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? देखिए, भारतीय वैज्ञानिक थे एसबी देसाई। तो एसबी देसाई तो नाम इसमें दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन सीबी देसाई जो है इसमें नाम दिया हुआ है। तो अब क्योंकि एसबी देसाई जैसा कोई दूसरा नाम है नहीं, इसलिए सीबी देसाई यहाँ सही विकल्प होगा। लेकिन आगे के लिए जानते रहिएगा कि भारतीय वैज्ञानिक एसबी देसाई ने गोबर गैस जो प्रणाली है उसका विकास किया था। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, मानिए इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। 2015 में साइंस के इतने क्वेश्चन आए थे। आज के लिए तब फिर चर्चा यहीं पर समाप्त होगी। पहले भी हमने आपसे कहा था कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, बायोडाइवर्सिटी आदि के संबंध में जो हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, समय रहते आपको नोटिफिकेशन से सूचना मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।